नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू और बिल्कुल उसके पास में इस हिस्से में आप देखिए उनकी एक सभा का किस तरह से चित्रण किया गया है। लोग इस हिस्से को देखने के लिए आते हैं। पार्क का एक अहम हिस्सा है, न सिर्फ यहाँ का अहम हिस्सा बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा सेंटर में रहते हैं, एक अहम हिस्से में रहते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से उन्हें अपनी राजनीति में ले ही आते हैं। ताज़ा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं मुंबई से सटे ठाणे से, जहां एक थिएटर में एनसीपी करीब 100 कार्यकर्ता पहुंचते हैं। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो भी पहुंचते हैं। जबरन जो अंदर दर्शक थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आरोप ये लगाते हैं कि नई मराठी फिल्म हर हर महादेव की, जिसकी स्क्रीनिंग चल रही थी और रुकवा दी गई उनकी तरफ से, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार के साथ, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। मारपीट तक बात आ जाती है। जो भी वहां पर सवाल उठाता है उस पर शिकायत दर्ज हुई। 100 कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड आरोपी बनाए गए। लेकिन ऐसे ही एक तस्वीर पुणे से भी सामने आई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र से फिर आई है ऐसी ही तस्वीर। एक और फिल्म पर छिड़ा है सियासी बवाल। बात मारपीट तक पहुंच गई। ये हैं एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड। महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे के एक सिनेमा घर में सोमवार रात को करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। मराठी फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीनिंग रुकवाई और दर्शकों को जबरन थिएटर के बाहर निकाला। जिसने आवाज उठाई उसका कार्यकर्ताओं ने ये हाल किया। उधर मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के सदस्यों ने पुणे के एक सिनेमा घर में हर हर महादेव की स्क्रीनिंग रोक दी। आरोप है कि हर हर महादेव में छत्रपति शिवाजी से जुड़े इतिहास को गलत तरह से दिखाया गया है। हालांकि फिल्म निर्देशक कहते हैं कि पूरी रिसर्च के बाद ही मंजूरी के साथ फिल्म बड़े पर्दे तक पहुंची है। सेंसर बोर्ड ने भी हमको पूछा कि बिकॉज ये स्क्रीनिंग होता है, फिर उसके बाद मीटिंग्स होते हैं ना, ये एक प्रक्रिया होती है उसकी। तो उन्होंने भी हमको पूछा कि आपने ये कहाँ से लाया, मतलब बिकॉज उन्होंने भी इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं था, कहीं सुना नहीं था। बिकॉज हमको इतिहास तो महासागर है, छत्रपति शिवाजी महाराज ये तो महासागर है, हमको इतना सा सिर्फ दिखाया गया है। तो हमने फिर उनको ये प्रूफ सबमिट किया। और भी 2-3 किताबें हैं जहाँ पे ये रेफरेंसेस है, वो सारे सबमिट किए। दे वर सेटिस्फाइड विद आवर फैक्ट फाइंडिंग, दे वर सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड देन उन्होंने फिर हमको सर्टिफिकेट दिया। कल का भी जो वाकया हुआ उस पर भी आप देखोगे तो ऑलरेडी उसके पुलिस प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो भी गिल्टी है उनको सजा उसकी मिलेगी। बीजेपी को भी मौका मिल गया। कहा कि ये सब सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए किया गया। सवाल उन राष्ट्रवादी के नेताओं से है कि यदि उन्हें किसी फिल्म के बारे में आपत्ति है तो आपत्ति दर्शाने के लोकतंत्र में कई सारे मार्ग हैं। अब लोगों को पीटोगे, लोगों की जबरन दुकानें बंद करोगे, ये सारी चीजें सुर्खियों में आने के लिए है। खास बात है कि जितेंद्र आव्हाड के जाने के बाद ठाणे के इस थिएटर में एमएनएस ने शो फिर से शुरू करवाया और फिल्म देखी। फिलहाल मारपीट को लेकर ठाणे के वर्तक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। एनसीपी के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्शकों से मारपीट, जबरदस्ती फिल्म प्रदर्शन रोकने और अन्य आरोपों में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दायर की गई है। पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को भी आरोपी बनाया गया है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव की, जिसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों से है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली का चुनावी वादा जो है उन्हें इन कर्मचारियों का वोट दिला सकता है। आखिर क्या है ये पुरानी पेंशन योजना और आखिर क्यों कांग्रेस को इतनी उम्मीदें हैं अपने चुनावी वादे से? सौरभ शुक्ला की धर्मशाला से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 42 साल की पूजा सब्बरवाल धर्मशाला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनको नौकरी 2003 के बाद मिली, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूजा हर बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करती आई हैं, लेकिन इस बार पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो अपना वोट बदलने की बात कर रही हैं। 2003 में तो कर्मचारी ये शुरू हुई थी, जब 8, 10, 15 साल के बाद कर्मचारी अब रिटायर हो रहा है, तो जो पुरानी पेंशन है
उसमें जहां मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये आखिरी सैलरी लेता है तो पुरानी पेंशन में से 40,000 मिलेंगे, लेकिन नई पेंशन योजना में ये तथ्य सामने आए हैं कि उन्हें 2 से 3,000 रुपया जो है वो पेंशन मिल रही है। तो निसंदेह 2 से 3,000 रुपये में तो एक परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हिमाचल के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र मनहास हिमाचल सरकार में क्लर्क है। उनका कहना है कि इतनी महंगाई में तो पेंशन और भी जरूरी हो गई है। पहले भी बताया था कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का जो कर्मचारी है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी के अलावा कोई और नहीं है। तो जब वो आफ्टर रिटायरमेंट 58 साल के बाद फिर से बेरोजगार होता है बुढ़ापे में जाके, तो उसको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए उसके शरीर बचा नहीं होता है कि वो कमा पाए। बीजेपी के भारी भरकम प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे पहले थोड़ा कमजोर नजर आ रही कांग्रेस पूरा चुनाव कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर पुरानी पेंशन योजना पर लड़ रही है। अगर ये कांग्रेस के प्रदेशों में ये मांग पूरी हो सकती है, अगर पुरानी पेंशन आपको मिल सकती है कांग्रेस के प्रदेशों में, तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं मिल रही? चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर उसने हिमाचल सरकार की कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला लेगी। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया किसने। केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। बागियों से पहले ही बीजेपी परेशान है। उसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से है। प्रचार के आखिरी 2 दिनों में पीएम मोदी हिमाचल में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। चुनौती यहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिमाचल में जो राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी चाहते हैं, सरकार उसकी बनती है। कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल मार्केट कर रही है। भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन की, तुम छत्तीसगढ़ में की, तो हम हिमाचल में भी आपको करके दिखाएंगे। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नैया कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल के जरिए वापस पार लगती है या नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ धर्मशाला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 2 महीने तक दक्षिण भारत के 5 राज्यों का दौरा करने के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची है। करीब 14 दिनों तक ये यात्रा यहां पर चलेगी। 382 किलोमीटर का सफर तय करेंगे राहुल गांधी। लेकिन इस यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में किन मुद्दों को उठाया जाएगा? सोहित मिश्रा की नांदेड़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मंगलवार के दिन इसी तरह नाचते गाते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ से गुजरती नजर आई। सोमवार रात तेलंगाना की अपनी यात्रा पूरा कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नांदेड़ के देगलूर इलाके में पहुंचे और महाराष्ट्र में 14 दिनों की अपनी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। सोमवार रात छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर अभिवादन के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। इस यात्रा में बड़े पैमाने पर जुट रही भीड़ देखकर कांग्रेस दावा कर रही है कि इससे देश को भी फायदा होगा। कन्हैया कुमार से लेकर योगेंद्र यादव तक कई नेता इस यात्रा में चलते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। भारत जो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है वो इमोशनली भी जुड़ा रहे, पॉलिटिकली भी जुड़ा रहे, इकोनॉमिकली भी जुड़ा रहे, कल्चरली रिलीजियसली भी जुड़ा रहे। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक साउंड मैसेज है। सन 2019 में जिस तरह से बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया गया चुनाव में, तो मैंने कहा था इससे तो अच्छा मर जाओ तुम। कहते हैं ना कि अगर ये कर रहा है तो मर जाओ तुम, ये मैंने कहा था इसलिए कि बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे। मगर आज अगर वो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सड़क पे उतरी है तो मेरा फर्ज होता है उसका समर्थन करूं। 57 वर्षीय वृंदा शेरे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हैं।
सन 1985 में वो राजीव गांधी से मिली थी और इस यात्रा में वो केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए 2 दिनों से चल रही हैं। मंगलवार के दिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। हाँ, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला बैक पेन है। सो यू आर वॉकिंग विद द पेन, मैंने बोला हाँ। फिर आर यू नॉट ट्रीटिंग इट, तो मैंने बोला नहीं, इट इज़ बियॉन्ड ट्रीटमेंट बिकॉज माई एंटायर स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज। डोंट लिसन टू डॉक्टर्स। ठीक है, मैं हंसी, फिर आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक, उनको आशीर्वाद दिया एंड देन आई मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। सोमवार को ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची और मंगलवार के दिन इस यात्रा में मौजूद सेवा दल के नेता कृष्ण कुमार पांडे की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर दिन भर की बची हुई यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के 14 दिनों की अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी 5 जिलों का दौरा करेंगे और इस सब के बीच जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर जाने का मुद्दा हो, वो राहुल गांधी उठाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना एनसीपी के भी नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इजिप्ट में जलवायु परिवर्तन पर 100 देशों की बैठक में मीथेन से प्रदूषण और इसका जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले असर पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन ही दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। कचरे के इन पहाड़ों से निकलने वाली मीथेन गैस दुनिया भर में हवा पानी खराब कर रही है। इससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट बड़ा हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 20% मीथेन गैस कचरे के ढेर और गंदे पानी से ही निकलती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ताजा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में आगाह किया है कि 2020 और 2021 में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा मीथेन ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिकॉर्ड किया गया है। We need all hands on deck for faster, bolder climate action. A window of opportunity remains open, but only a narrow shaft of light remains. The global climate fight will be won or lost in this crucial decade on our watch. And one thing is certain, those that give up are sure to lose. So let's fight together and let's win. पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक औद्योगिकरण के बाद से वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि में मीथेन का योगदान लगभग 30% है। 2021 में ग्लासगो बैठक में 100 से ज्यादा देशों ने ग्लोबल मीथेन चैलेंज साइन किया था। टारगेट 2030 तक दुनिया भर में मीथेन गैस के इमिशन को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करने का है, जो 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तक घटा सकता है। राजधानी में एमसीडी चुनावों में कचरा और प्रदूषण इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है। मंगलवार को बीजेपी नेता ताजिंदर बग्गा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केजरीवाल कूड़े पर राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़, कूड़े का पहाड़। आजकल अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ की राजनीति कर रहे हैं और पिछले दिनों वो गाजीपुर में लैंडफिल साइट पे गए और उन्होंने उस कूड़े के पहाड़ को दिखाते हुए एक अजूबा दिखाया कि देखिए दिल्ली के अंदर ये कैसा कूड़े का पहाड़ है। आज मैं बताना चाहता हूं, ये जो कूड़े का पहाड़ है ये लुधियाना के अंदर आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज तक इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए मुझे यहां पर आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आके कहते हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को इसलिए हटाना है क्योंकि उनके स्वास्थ्य की मुझे दिल्ली वालों की फिक्र है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है, या आप इंतजार कर रहे हैं निगम के चुनाव का कि निगम का चुनाव आए और आप इसको फिर से राजनीतिक मुद्दा बना सके। दिल्ली वालों को इस बात की परेशानी है कि उनके घर के बाहर कूड़ा है, गली में कूड़ा है, मोहल्ले में कूड़ा है, कॉलोनी में कूड़ा है, मार्केट जाते हैं वहाँ पे कूड़ा है, शहर के बाहर जाते हैं वहाँ कूड़ा है, और अब तो हर इलाके में दिल्ली में 16 नए कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। कोई नहीं चाहता गंदगी में जीना, कोई नहीं चाहता बदबू में जीना, और जनता को पता है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कूड़ा कर दिया है, और जिस तरह से घर से निकाल कर कूड़े को बाहर फेंका जाता है, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने वाले हैं।
बड़े होते ये कचरे के ढेर एक चेतावनी है कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है और इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक साझा रणनीति जल्दी बनानी होगी। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अक्सर शौचालय की सफाई करते हुए सुर्खियों में रहते हैं। इस बार पानी बचाने के लिए अपील करते हुए अजब सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, नशा करें या कुछ और, पानी बचाना चाहिए। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र सफाई को लेकर कुछ ज्यादा जागरूक हैं। कभी स्कूल में शौचालय साफ करते दिखते हैं, कभी नाला साफ करते हैं। लेकिन इस दफे रीवा में जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने पानी बचाने के लिए कुछ अजीब सलाह दे डाली। और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो ताऊं करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी वो कई अजीबोगरीब बयान देकर विवाद में फंस चुके हैं। हाल में जबलपुर में प्रोटोकॉल में चूक होने पर वो ऑटो में बैठकर स्टेशन चले गए थे। तब अधिकारी 40 किलोमीटर दूर उन्हें मनाने पहुंचे थे। रीवा से जावेद के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में महिला अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है। पहली भर्ती अंबाला से शुरू हुई है। 800 से ज्यादा महिलाएं यहां पर इस भर्ती के लिए शामिल हुई हैं। किस तरह से ये कड़ा अभ्यास कर चुकी हैं और कई मजाक झेल चुकी हैं। अंबाला में किस तरह से हो रही है महिला अग्निवीरों की भर्ती, यहां से रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सेना में अग्निवीर बनने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की लड़कियां मंगलवार को अंबाला कैंट पहुंची। अग्निवीर की भर्ती के लिए 800 से ज्यादा लड़कियों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा। सबसे पहले इनको 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के आसपास पूरी करनी है। जो कामयाब रहीं, उनका फिर दूसरा टेस्ट होता है। सबसे पहला चरण जब महिला अग्निवीरों की भर्ती होती है तो सबसे पहली जो पहला चरण होता है वो 1600 मीटर की इस रेस को कंप्लीट करने का होता है। अब जब इस रेस को कंप्लीट करती हैं ये महिला अग्निवीर, तब उसके बाद में यहाँ हम देखिए इस जगह पर तमाम सारी महिला अग्निवीर बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन होता है। इन महिला अग्निवीरों का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और बाकायदा इनकी जो जांच है वो यहाँ पर हो रही है। दौड़ के बाद इनको छलांग लगाने के 2 और टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कड़े फिजिकल टेस्ट के चलते लड़कों के मुकाबले अभी लड़कियों की इतनी भीड़ सेंटर पर नहीं दिखाई दे रही है। हमें फिजिकल टेस्ट में सफलता हासिल करने वाली शिक्षा, ज्योति और अनुजा से मिलवाया गया। ये तीनों हरियाणा के अलग अलग जगहों से हैं। हम सुबह 4 बजे उठते थे। अपना आधा घंटा अपना फ्रेश वगैरह होके हम जाते थे रनिंग के लिए। ट्रैक तो था नहीं था सर, हमने सड़क पे ही तैयारी की अपने। तो लोग हंसते नहीं थे कि लड़की होकर तुम सेना में जाओगे? सर ऐसे बंदे भी मिलते हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो हमें मोटिवेट करते और ऐसे भी हैं हंसने वाले भी हैं। लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। अच्छा। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बेटा अच्छा करोगे, करो ये करो वो करो, मतलब किसी की मत सुनो, जो आपका मन करता है वो करो। मेरा एम मेन ये था कि मेरा सेना में जाने का सपना था। अब ये जिंदगी भर के लिए हो या केवल 4 साल के लिए, लेकिन जाना आर्मी में ही था। इंडियन आर्मी में भर्ती। शेड्यूल तो ये था कि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गांव से बिलोंग करते हैं तो स्टेडियम वगैरह में इतना जा नहीं पाते हैं, तो वही रोड या फिर जैसे नहर वगैरह होते हैं उन्हीं पे करना पड़ता है। लेकिन ये था कि फैमिली में सबका सपोर्ट अच्छा था। वही है कि टांगे खींचने वाले भी मिलते हैं, रोकने वाले भी मिलते हैं कि क्या ही करेगी लड़की है, आर्मी में जाके क्या करेगी, कोई और जॉब कर दो। लेकिन वही अपना एक एम होता है। देश भर में अलग अलग 10 जगहों पर महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। नौसेना में भी महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वायुसेना का अगले साल होगा। जहां तक 2022-23 की रिक्रूटमेंट रैली का सवाल है, तो अभी आप यहां पे हैं। ये रैली 7 नवंबर को शुरू हुई और ये कल तक चलेगी।
इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक और काफ़ी तादाद में बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया। महिला अग्निवीर बनने के लिए देश भर से करीब 80,000 लड़कियों ने आवेदन किया है। सेना में महिला अग्निवीरों की ये पहली भर्ती है। महिला अग्निवीरों का चयन होने के बाद सेना में इनकी तैनाती मिलिट्री पुलिस के तौर पर होगी। अंबाला से पवन तिवारी और अंकुर कपूर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और गुरु नानक जयंती के मौके पर किस तरह से जगमगा उठे गुरुद्वारे, दिखाएंगे आपको तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है। इसी की मिसाल पेश करती राजस्थान से एक दिलचस्प कहानी आपको दिखाते हैं। एक शख्स ने प्यार में अपना जेंडर चेंज करवा लिया और शादी की। कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। शारीरिक शिक्षक मीरा को अपने ही स्कूल की छात्रा कल्पना से प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि मीरा लिंग परिवर्तन कराकर लड़का बन गईं। उन्होंने कल्पना के साथ 2 दिन पहले शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुल्हन कल्पना ने बताया कि दोनों में प्यार था, इसलिए शादी कर ली। ये सर्जरी भी ना करवाते तो भी मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मीरा अब आरव हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लड़की के तौर पर जन्म जरूर लिया, लेकिन खुद को लड़का महसूस करती रही। स्कूल के गांव में ही कल्पना से भेंट हुई, जो खेलने में बहुत अच्छी थी। वो उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी, तो लिंग परिवर्तन कराकर उन्होंने कल्पना से शादी कर ली। मेरे को पहले से बहुत दिक्कतें थी, तो मेरे से क्या अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं होती थी, मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मैंने पहली सर्जरी 2019 25 दिसंबर को करवाई थी। ये मेरी स्कूल में स्टूडेंट रही हैं 10th क्लास में। मैंने इनको कबड्डी खिलाया था। हमारे दोनों फैमिली बहुत खुश हैं इस शादी से, उनके डिसीजन से, उनकी सहमति से, सबके हमने इच्छा से ये शादी की है। आज तक सूट सलवार कतई पहनी ही नहीं है, बच्चापन थी। मैं बहुत अटको खुश हूँ बेटा, मैं जो करो तो मुँह पर अटैक नहीं पड़ जाए। यहाँ मामला डीग तहसील का है। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश हैं। दोनों की शादी परिवारों की इच्छा के साथ संपन्न हुई। डीग भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आज देश भर में चंद्र ग्रहण देखा गया। कहीं आंशिक तौर पर तो कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, वाराणसी से चंद्र ग्रहण की कई तस्वीरें आईं। इस मौके पर लोगों ने नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। और आज देश भर में गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस मौके पर देश भर के गुरुद्वारों में रौनक नजर आई। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगाया नजर आया। स्वर्ण मंदिर को खास तरीके से सजाया गया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के शिवाजी पार्क से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।